हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कंटिन्यू करने वाले अपनी 11 डे बिजनेस स्टडी की सीरीज को। आज के दिन हम करेंगे डायरेक्टिंग चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका डायरेक्टिंग चैप्टर ओवरऑल देखा जाए तो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि पूरे चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंस बतानी है। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है कि पर्सन से काम करवाना, उनको डायरेक्ट करना और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना। दिस इज व्हाट डायरेक्टिंग इज। पर डायरेक्टिंग यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। डायरेक्टिंग में और भी एलिमेंट्स जुड़े होते हैं, जैसे डायरेक्टिंग करते टाइम मतलब काम करवाते टाइम उस पर्सन को लीड करना, मोटिवेट करना, उनसे कम्युनिकेट करना, सुपरवाइज करना। तो ये सारे की सारी चीजें जो वो डायरेक्टिंग का पार्ट बन जाती है। तो पहला पॉइंट जो कहा गया वो है इनिशिएट्स एक्शन। इनिशिएट एक्शन का मतलब क्या है कि जो एम्प्लॉइज है उनसे काम लेना। काम लोगे तभी तो आपके जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या होंगे, फुलफिल होंगे। सेकेंड वन इज इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट्स। तो बेसिकली देखो, एम्प्लॉइज के जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं उन सभी इंडिविजुअल एफर्ट्स को इंटीग्रेट किया जाता है। अब देखो, टॉप लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, मिडिल लेवल पे काम कर रहे हैं, लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं, हर लेवल पे काम किया जा रहा है। इंडिविजुअली हर पर्सन जो है वो अपना अपना ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, अपना अपना असाइन्ड टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहा है, इजंट इट। पर अल्टीमेटली हमें तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को फुलफिल करना है। तो अब उसमें डायरेक्टिंग क्या क्या रोल होगा? डायरेक्टिंग इंटीग्रेट कर देगा सभी के इंडिविजुअल एफर्ट्स को, ताकि वो इंश्योर करें कि इंडिविजुअल वर्क ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर ले। देन इट गाइड द एम्प्लॉइज टू फुली रियलाइज देयर पोटेंशियल। देखो, हर बंदे में ना कुछ पोटेंशियल होता ही है। कईयों में तो हिडन पोटेंशियल होता है जिनको अपना ही नहीं पता होता। तो जैसे हनुमान जी ने जब लंका जाना था तो उस टाइम पे हनुमान जी अपनी जो शक्तियां थे उनको भूल गए थे। तो जामवंत जी ने उनको याद कराया था कि आप में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, आप में बहुत ज्यादा शक्ति है। तो ये एक लीडर का काम होता है कि उनकी जितने भी पोटेंशियल है उनको क्या करना है, रियलाइज करवाना है कि आपको और ज्यादा आप एफर्ट करके आप और ज्यादा अच्छा कर सकते हो, आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हो, इवन आपका इससे पर्सनल ग्रोथ है जो और होगा। तो पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज बाय मोटिवेटिंग एंड प्रोवाइडिंग देम इफेक्टिव लीडरशिप एंड देन फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस। देखो, अल्टीमेटली देखा जाए ना, कई बार ना लोग जो होते हैं वो चेंज को रेजिस्ट करते हैं, वो चाहते नहीं कि चेंज हो जाए। पर जो अच्छा मैनेजर होता है, जो डायरेक्शन देता है, उसको ये चीज पता होती है कि मैंने अपने जो एम्प्लॉइज हैं इनको मोटिवेट कैसे करना है। अब मोटिवेट करने के बाद ही जो कई वर्कर्स होंगे वो चेंज को रेजिस्ट कर पाएंगे। तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, अल्टीमेटली देखा जाए ना तो जो ये जो डायरेक्टिंग है इसमें क्या होता है कि जो कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट है लोगों का, मतलब जो हमारे वर्कर्स है उनका, इट हेल्प्स टू अचीव बैलेंस अमंग वेरियस ग्रुप्स एक्टिविटीज एंड द डिपार्टमेंट्स। देखो, एक अच्छा लीडर ये काम कर सकता है और डायरेक्टिंग में यही पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है। ओके, लीडर क्या करेगा? देखो, सभी के ना अपने ग्रुप्स बने होते हैं, इंडिविजुअल चॉइसेस होती हैं, प्रेफरेंसेस होते हैं, तो किस तरह से उनको ऑर्गेनाइजेशन में डालना है, दिस इज व्हाट द पॉइंट एक्चुअली मीन्स। तो बैलेंस होता है ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो है वो फुलफिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, फॉर टेकिंग द कंपनी आउट ऑफ लॉसेस, रवि कुमार टुक ओवर एज एमडी ऑफ स्ट्रगलिंग वोवा वॉच कंपनी इन January 2020. As soon as he joined, he tried to find out the reason for company not doing well. He found that the employees were not involved in decision making and they had to just follow orders, resulting in low morale of employees. Recognizing the need for change, Ravi Kumar started on a journey to bring back the enthusiasm and motivation of the employees. He initiated open dialogues and encouraged them to actively participate in decision making. Together, they developed action plans to address the company's challenges regarding outdated designs and inefficient production processes, etc.
As time passed, Vova Watch Company transformed from a struggling enterprises to a profit-making enterprise. Identify the leadership style of रवि कुमार. तो एट द एंड ऑफ द डे रवि कुमार जी का लीडरशिप स्टाइल क्या है? इसका आंसर है जी डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. तो रवि कुमार जी से पहले कौन सा लीडरशिप स्टाइल था? वो ऑटोक्रेटिक अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल था, क्योंकि वर्कर्स को सिर्फ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो भी डिसीजंस है वो ओबे करने होते थे. उनके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं थी. एक मतलब सेंट्रलाइज फोर्स उनको बता देती थी ये काम है, ये काम करना है, कंप्लीट, दैट्स इट. पर अब इसमें थोड़ा सा चेंज करके, ताकि जो वर्कर्स हो ना थोड़े से फ्री फील करें और अपने आप को इन्वॉल्व फील करें काम में, इसलिए डेमोक्रेटिक स्टाइल इज द करेक्ट आंसर. आकाश मेहरा इज द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ Kedanta Enterprises. He gives order and expects his subordinates to obey those orders. Communication is only one way, with the subordinate only acting according to the command given by him. तो ये अभी करा के हटाऊं. इसका आंसर है अथॉरिटेटिव, जिसमें जो सुपीरियर है वो अपने सबॉर्डिनेट को सीधा सीधा ऑर्डर देगा और वो एक्सपेक्ट करेगा कि मेरे दिए ऑर्डर को ये फॉलो करे, ओबे करे मेरी बात को. ये अथॉरिटेटिव होता है. ऑटोक्रेटिक जिसको कह देते हैं. Now from the following, choose the incorrect statement about the importance of directing function of management. हमने incorrect देखना है. तो पहला देखते हैं, directing helps to initiate action by people in organization towards attainment of desired objective. ये ठीक है, ये तो है, इसका importance है. Directing integrates employees' efforts in the organization in such a way that every individual efforts contribute to the organization performance. ये भी सही है. Integrating the efforts हमने अभी भी पढ़ा भी था उसके बारे में. Now directing facilitates introduction of needed changes in the organization. Definitely ये भी हमने पढ़ा अभी कि जो भी change होगा वो चाहिए, वो directing देखेगा. Now directing helps in estimating manpower requirement for the organization. नहीं, ये गलत है. ये staffing का काम है. manpower requirement हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, staffing को लेके होता है. तो हमें incorrect देखना है. तो incorrect के केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी. अगला देखते हैं. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सबऑर्डिनेट इज वन ऑफ द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. आइडेंटिफाई द कम्युनिकेशन बैरियर. ये है पर्सनल बैरियर. जब ना जो सुपीरियर होता है उसको अपने सबऑर्डिनेट पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो वो पर्सनल बैरियर बन जाता है. दिस इज द करेक्ट आंसर, पर्सनल बैरियर. अगला क्वेश्चन देखते हैं. Inaya Limited is a multinational technology company focusing on AI, online advertising and search engine technology. The company is generating good profits and take care of well-being of its staff. The company offers benefits like car allowance, medical aid, allowance for children education to all employees above manager's level. यहाँ तक ये कर लो. It regularly contributes towards employees' provident fund. And pay gratuity on retirement to its employees. Fine. Under a special incentive scheme, employees are offered shares of Inaya Limited at a set price, which is lower than market price. एक ये point आ गया. Each year, the company keeps aside fund to pay 1% of base salary as bonus to its employees. No wonder 90% of the employees would recommend working at Inaya Limited to a friend. Explain 4 incentives. तो ये monetary expense, financial incentives जो है वो provide किए जा रहे हैं. मैंने जो 4 लाइनें की है, देखो पहला तो पर्क्स दिए जा रहे हैं, पर्क्यूसाइड्स. तो पर्क्स जैसे कार अलाउंस दे दिया, मेडिकल एड दे दिया, उसके बाद अलाउंस फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन, ये सारा का सारा इसमें आ गया. सो कार अलाउंस, हाउसिंग एंड मेडिकल एड आर ऑफर्ड टू एम्प्लॉइज ओवर एंड अबव द सैलरी टू प्रोवाइड मोटिवेशन टू देम. अल्टीमेटली देखो जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिलेंगे उससे बंदा मोटिवेट होगा. जब ना जेब में पैसा आता है ज्यादा तो बंदे को बहुत खुशी होती है, फिर उसका काम करने का भी मन करता है. वो कहता है यार मेरे को पैसा मिलेगा, I'll be very happy. पैसा मिलेगा तो यार हर बंदा काम करेगा. उसके बाद देखो उन्होंने कहा कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुइटी देंगे. तो ये रिटायरमेंट का काम है सारा. प्रोविडेंट फंड क्यों कटता है? बाद में जब रिटायर हो गए, वैसे प्रोविडेंट फंड का कुछ परसेंट, 70%, शायद 70% के अराउंड पैसा निकाला भी जा सकता है. जॉब करते टाइम पे सारा 100% निकाल सकते हैं, 100% रिटायरमेंट के बाद निकाल सकते हैं, या फिर अगर हम प्रोविडेंट फंड स्कीम से निकलना चाहते हैं तब निकाल सकते हैं. तो रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे कि प्रोविडेंट फंड हो गया, पेंशन होगी, ग्रेचुइटी होगी, जो कि एक तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. जब आपको पता है ना आपके पास पैसा जमा हुआ है तो विल बी फील वेरी स्टेबल. आपको लगेगा कि हाँ चल ठीक है मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है. उसके बाद
इन्होंने कहा offered shares of Inaya Limited at a set price which is lower than that of the market price. इसको स्टॉक ऑप्शन और कोऑपरेटिव पार्टनरशिप भी कहते हैं। अब मान लो सपोज शेयर का रेट है 100 रुपए, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है उनको कहा गया कि आपको 80 में शेयर मिल जाएगा, मतलब आपको डिस्काउंट में देंगे शेयर हम, तो ये होता है स्टॉक ऑप्शन और को पार्टनरशिप। इससे भी क्या होगा, अब देखो अगर मान लो सपोज कोई पर्क्स मिल रहे हैं या रिटायरमेंट के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इससे जो एम्प्लॉय होगा वो कंपनी का ना ओनरशिप में नहीं आ सकता। पर इस केस में ना स्टॉक ऑप्शन और ये जो को पार्टनरशिप है, इस केस में जो एम्प्लॉय है वो कंपनी के ओनरशिप में आ जाएगा, बिकॉज जब शेयर मिलेगा, आप खुद देखो शेयर, इक्विटी शेयर होल्डर्स, दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। देन बोनस, लास्ट पॉइंट ये वाला था। ओके, सो ईच ईयर द कंपनी कीप्स असाइड फंड्स टू पे 1% ऑफ बेस सैलरी एज बोनस। तो ये बोनस आ गया, बोनस इंसेंटिव है एक, ऑफर्ड ओवर एंड अबव द वेजेस एंड सैलरी। जैसे मोस्टली फेस्टिवल्स के टाइम पे मिलता है बोनस। कई जो कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो अपने एम्प्लॉइज को बहुत बड़े बड़े बोनसेस देती हैं। अभी रिसेंटली न्यूज पे आई थी, एक कंपनी ने कार्स दी अपने अपने एम्प्लॉइज को बोनस के तौर पे दिवाली के टाइम पे। दीज आर द फ्यू थिंग्स जो कि इस केस स्टडी में कही है। तो 4 थी और चारों हमने क्या कर ली, डिस्कस कर ली। इसके अलावा और भी इंसेंटिव्स है, अगली स्लाइड्स अगले क्वेश्चंस में हमें वो भी मिल जाएंगी। नेक्स्ट वन देखते हैं। Dash is concerned with designing jobs that include greater variety of work content, require higher level of knowledge and skill, and give workers more autonomy and providing them opportunities for personal growth and a meaningful work experience। तो ये जॉब एनरिचमेंट में आता है, ये सारा कुछ जॉब एनरिचमेंट में आएगा। अपने काम से थोड़ा सा ऊपर काम देना, अपने काम से जब ऊपर काम दोगे, ऑटोनॉमी दोगे, तो एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली क्या करेगा, मोटिवेटेड। ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव का पार्ट है। ओके, वो पहले वाले फाइनेंशियल थे, ये नॉन फाइनेंशियल है। इसमें अब जॉब एनरिचमेंट होगी तो हर ना कोई भी बंदा जो है ना एक काम कर करके बोर हो जाता है। अब जब वो एक काम कर करके बोर होगा, उसको दूसरा काम मिलेगा तो उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। और जो ना सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं, वो अपने काम को अलावा जब उनको कोई काम मिलता है, जब उन्होंने सीखना होता है, तो डेफिनेटली उस पर जी जान लगा देते हैं। तो मोटिवेशन ऐसा नहीं है कि मोटिवेशनल वीडियो आप उठा के देख लो ना, मोटिवेशन इज ऑल इंटरनल, आपके अंदर से आएगा मोटिवेशन। आपका डिसिप्लिन ही आपका मोटिवेशन है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो आप मोटिवेटेड हो, सिंपल है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लोगे तो आप एकदम से क्या हो जाओगे, आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा। चेंज तभी आएगा जब आप अंदर से उसको चेंज करोगे, अपने आप को डिसिप्लिन्ड होगे। Now, to motivate its employees, on one side, Harshita Pearls rewards them with increase in pay, promotion, recognition, etc. Whereas on other side, it stop increments, give punishments, threaten employees so that they may act in a desired manner. दोनों तरह का मोटिवेशन दे रही है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कैसे, पे स्केल बढ़ा देंगे जी, प्रमोशन दे देंगे, पर्क्स देंगे, बोनस देंगे अच्छा काम करने के लिए। और अगर बुरा काम करोगे तो नेगेटिव मोटिवेशन, पैसे काटेंगे, डिमोशन कर देंगे प्रमोशन करने के बजाय। दिस इज आवर आंसर। Maslow need hierarchy theory is based on certain assumptions. Identify the incorrect statement with respect to these assumptions. हमारे टाइम में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता था, one of the most important question. Now need hierarchy theory में देखना कौन कौन से assumption है। People's behavior is based on their needs. Yes, जब नीड अराइज होगी लोगों का बिहेवियर भी वैसा ही होगा। ओके, उनका काम करने का मन भी वैसे ही लगेगा। अब मेरे को है कि मेरे को अपने YouTube चैनल पे अच्छे से काम करना है, तो डेफिनेटली मैं बहुत एफर्ट डालूंगा इसमें, क्योंकि वो मेरी नीड है, मेरा बिहेवियर उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। अ सेटिस्फाइड नीड कैन गो नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन। अगर मान लो सपोज किसी की जरूरत, नीड जो थी सेटिस्फाई होगी, अब उसके बाद वो मोटिवेटेड नहीं रहेगा। मोटिवेटेड रहने के लिए फिर से व्हाट्स नेक्स्ट। ओके, पीपल नीड are in a hierarchical order starting from basic needs to higher level need. Definitely पहले बंदा अपनी बेसिक नीड जरूरतों को पूरा करेगा, रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद सिक्योरिटी देखेगा अपने, उसके बाद फ्रेंड्स वगैरह रिलेशंस वगैरह देखेगा, जॉब में देखेगा उसका है रेपुटेशन है या नहीं है, उसके बाद स्टीम देखेगा वो, एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगा, जो मैस्लो का पूरा पैटर्न है। अ पर्सन, ये ठीक है,
हमने देखना है इनकरेक्ट वन, अ पर्सन मूव्स टू लोअर लेवल ऑफ नीड ओनली व्हेन अ हायर लेवल ऑफ नीड इज सेटिस्फाइड। उल्टा कर दिया इन्होंने, पहले बंदा लोअर नीड को पूरा करेगा, पहले बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल करेगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा सेफ्टी वगैरह नीड्स के लिए। तो दिस इज द आंसर, ये इनकरेक्ट अजम्पशन है। अगला क्वेश्चन, okay, now read the following statement, choose the correct alternative from the options given below. When the allocative function is performed, okay, well, scarce resources are allocated to those firms which have highest productivity for the economy. This is true. एलोकेटिव फंक्शन में क्या होता है ना, जो हमारे सबसे प्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं उनको कम से कम इनपुट्स दिए जाते हैं, कम से कम रिसोर्सेज दिए जाते हैं, और उनको कहा जाता है भाई काम करके दिखाओ, तभी तो देने हैं, अपने बेस्ट को ही कम रिसोर्सेज में कहेंगे ना करके देख काम। नाउ एलोकेटिव फंक्शंस एलोकेट्स और डायरेक्ट फंड्स इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। दिस इज आल्सो ट्रू, और जो रीजन है वो इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। सो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन जस्टिफाई कर रहा है असर्शन को, तो आपका आंसर जो है वो बन जाएगा ऑप्शन ए। ओके, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं। लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल विच इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ अदर्स। यस, सही है। लीडरशिप एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे दूसरों का बिहेवियर ऑटोमेटिकली क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। दिस इज ट्रू। नाउ लीडरशिप इज एक्सरसाइज टू अचीव पर्सनल गोल्स ऑफ द लीडर। नहीं 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 भाई, अगर पर्सनल गोल ही फुलफिल करने हैं तो लीडरशिप नहीं है वो। ओके, वो तो सेल्फिश हो गया काम। तो स्टेटमेंट 2 क्या होगी हमारी, गलत होगी। स्टेटमेंट 1 हमारी क्या है, सही है। ऑप्शन देख लो, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। लीडरशिप ओवरऑल देखा जाए इसलिए एक्सरसाइज की जाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को फुलफिल किया जाए। एक्सप्लेन एनी 3 साइकोलॉजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। चारों के चारों लिख लिए हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। पहला है जी प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन का क्या मतलब है, बात पूरी सुनी नहीं, पहले ही अपना वैल्यू जजमेंट पास कर दिया। ये तब होता है जब आप किसी बंदे को पसंद नहीं करते, आप उसकी बात सुनना ही नहीं चाहते हो। कुछ भी मान लो, सपोज आपको सुनाई, उसने कहा, उस पर्सन ने आपको इन्फॉर्मेशन दिया, और आप पहले से उसको इवैल्यूएट कर लोगे कि यार ये तो पता नहीं क्या बोल रहा होगा, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में कुछ ना कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ही जाएगी। तो ये पहला बैरियर हो गया। देन लैक ऑफ अटेंशन। कई बार ना आप क्या होते हो, आपको कोई इंपॉर्टेंट काम कम्युनिकेट किया जाता है और आपका दिमाग किसी और अपने इंपॉर्टेंट काम में, मतलब मल्टीपली देखा जाए तो 2 आपके इंपॉर्टेंट काम दिमाग में चल रहे हैं, फिर आपको एक बंदे ने आके और इंपॉर्टेंट काम बता दिया, तो वो खिचड़ी पक जाएगी आपके दिमाग में, तो आपका अटेंशन तो रहेगा नहीं। ये तब होता है जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हो। आप जब स्ट्रेस्ड हो गए तो आपका ध्यान ही नहीं होगा किसी चीज पे, आपका ध्यान नहीं होगा, आपसे कोई कम्युनिकेट कर रहा है, बट विल हैपन, कुछ भी नहीं सुनोगे आप। ओके, नाउ लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। ये लॉस बाय ट्रांसमिशन तब होता है जब अलग अलग लेवल्स पे ना आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे लेवल्स होते हैं जिससे आपको इंफॉर्मेशन, अगर एक बंदे ने दूसरे बंदे को कहा, दूसरे बंदे ने तीसरे को कहा, तो डेफिनेटली जो ट्रांसमिशन के टाइम पे इंपॉर्टेंट बात है वो लॉस हो जाएगी। मान लो सपोज मैं अपने किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ, मैंने उसको कहा कि भाई तू मेरी इंफॉर्मेशन दूसरे को पास कर दे। नाउ साइंस क्या कहती है कि आपने जो बात सुनी क्या आप पूरा का पूरा रिटेन कर लोगे, 80% रिटेन रहता है। और अगर बाद में आप उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करोगे तो आपकी जो दिमाग से वो इंफॉर्मेशन के कई पॉइंट्स निकल जाएंगे, तो रिटेंशन तो रहनी नहीं। देन डिस्ट्रस्ट। कई बार लोगों में डिस्ट्रस्ट ही नहीं होता, जो सेंडर है और जो रिसीवर है, अगर उनमें डिस्ट्रस्ट है मतलब आपस में नहीं बनती, लगता है कि यार सेंडर फालतू है, तो फिर भी क्या होगा, कम्युनिकेशन का कहीं ना कहीं बैरियर जो वो आएगा। आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आप उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे। एट द एंड ऑफ द डे इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं क्या है। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के फीचर्स देखते हैं क्या है। तो पहला डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन बता चुका हूं क्या है, काम करवाना। तो सिर्फ काम नहीं करवाना, उनको लीड करना, सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना, कम्युनिकेट करना, तो 7 चीज है। और कंटिन्यूइंग फंक्शन, डायरेक्टिंग जो है ना एक कंटिन्यूइंग फंक्शन है। कंटिन्यूइंग फंक्शन क्यों है, जैसे मैंने एक्शन इनिशिएट वाला काम शुरू करवाया ना, उसके बाद काम शुरू करवाने के बाद सुपीरियर ने वहां से हट नहीं जाना, सुपीरियर ने रेगुलरली मॉनिटरिंग करनी है, मॉनिटरिंग करने के लिए सुपरविजन करना है।
कहीं पे लगता है कि यार उनके एम्प्लॉयज जो है वो थके हारे लग रहे हैं तो उनको मोटिवेट करना है, कहीं पे लगता है कि वहां पे उनको लगता है कि जो उनके एम्प्लॉयज है बेटर कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उनको लीड करना है, एंड देन सारी प्रॉब्लम्स जो है उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए उनसे कम्युनिकेट करना है। नाउ द एक्टिंग टेक प्लेस एट, दिस इज नॉट द एक्टिंग, डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल। डायरेक्टिंग जो है वो हर लेवल पे चलती है, चाहे वो टॉप है, चाहे वो मिडल है, चाहे लोअर है। डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो डायरेक्ट करना मतलब अब नीचे वाला जो लोअर में है, लोअर मैनेजमेंट में है, वो थोड़ा टॉप मैनेजमेंट को कहेगा कि आपने क्या करना है। जो टॉप वाला होगा मिडल वालों को, मिडल वाला जो होगा फिर लोअर वालों को कहेगा, फिर उसमें से जो सुपरवाइजर्स वगैरह होंगे वर्कर्स को गाइड करेंगे। तो इस तरह से डायरेक्टिंग चलती है ना। दिस इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। जो परफॉर्मेंस है ना वो असेंस है डायरेक्टिंग का। ओके, और प्लान्स को एग्जीक्यूट किया जाता है परफॉर्म करने के लिए। ओके, सो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होना चाहिए। एंड देन इट इज ह्यूमन एलिमेंट, बिकॉज देखो डायरेक्ट किसको करना है, इंसान को डायरेक्ट करना है, सो दैट इज व्हाई इट इज ह्यूमन ओरिएंटेड। तो सारे के सारे तो पूछे नहीं जाएंगे, 2 भी पूछे जा सकते हैं, 3 भी, 4 भी। अगर पूछे भी गए फिर भी हमने सारे के सारे डिटेल में डिस्कस कर ही लिए। ओके, चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अभी अभी करके हटे, तो ये है डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, ये है इट टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यस ये भी है। डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये भी है। डायरेक्टिंग इंश्योर्स दैट एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड एज पर प्लान, दिस इज नॉट करेक्ट, सी इज द आंसर। प्लान्स जो है ना उसके अकॉर्डिंगली पर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है डायरेक्टिंग जो है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स कुछ बताने हैं हमने, जिसमें पहला टेक्निकल जार्गन एंड दूसरा है बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर्स रिकॉर्डिंग। टेक्निकल जार्गन क्या है, कई बंदों को ना, एक्सपर्ट्स बंदों को बहुत ज्यादा क्या होता है कि हम ना टेक्निकल टर्म्स का यूज करें, लाइक ईबीआईटी। ईबीआईटी का मतलब क्या है, मैंने बोल दिया ईबीआईटी, साथ में वर्कर्स बैठे हो दिमाग में लगाएंगे यार क्या बोल रहे हैं ये। ईबीआईटी का क्या मतलब हो गया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब जिसको पता होगा ठीक है उसके लिए तो, बट जिसको नहीं पता होगा वो तो बंदा सोचता रह जाएगा ईबीआई उसके तो। अब एक चीज नहीं पता लगी, पता ह्यूमन बिहेवियर क्या करता है, एक चीज नहीं पता लगती ना उसका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली खत्म होना शुरू हो जाता है उस चीज से। मान लो कोई मेडिकल फील्ड में कोई साइंटिफिक टर्म समझा रहे हैं, तो साइंटिफिक टर्म अब मान लो कॉमर्स वाले को समझा दो तो बंदे को क्या समझ लगेगा यार टेक्निकल टर्म्स में, isn't it? तो स्पेशलिस्ट यूज टेक्निकल लैंग्वेज दैट वे नॉट बी अंडरस्टूड बाय अदर्स। अब मान लो सपोज कोई शेयर मार्केट का बहुत तगड़ा एक्सपर्ट है, साइंस स्टूडेंट के पास बैठ जाए, कम्युनिकेट कर रहा है किस्म से, साइंस स्टूडेंट को बियर बुल, तो साइंस स्टूडेंट बियर के अकॉर्डिंगली क्या समझेगा, भालू, और बुल को क्या समझेगा, सांड, यही समझेगा ना। अगर उसको नहीं पता तो कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जैसे कॉल्स हो गए, पुट हो गए, ऑप्शन हो गया, फ्यूचर हो गया, डेरिवेटिव्स हो गए, बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो टेक्निकल होंगे, नहीं समझ में आएंगे। देन बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। कई बार ना बॉडी लैंग्वेज हमारी बहुत कुछ बोल देती है कम्युनिकेशन के टाइम पे। आप जोक सुना रहे हो और मुंह पे गुस्सा है, तो कैसी बॉडी लैंग्वेज है, बंदा कंफ्यूज हो जाएगा सामने वाला ये हंसा रहा है या फिर डरा रहा है। ओके, तो बॉडी लैंग्वेज हमारी बहुत कुछ करती है। आंखें आप ऐसे दिखा रहे हो, ओके, एंड देन वैसे नॉर्मल हो, बंदा कहेगा यार ये मेरे को आंख दिखा रहा है, वो फिर गंगा जल वाला डायलॉग याद है, आंख दिखाता है मार दो इसको। तो नॉन वर्बल क्यूज में कॉन्ट्राडिक्ट वर्बल मैसेजेस लीडिंग टू मिसकम्युनिकेशन। मतलब नॉन वर्बल का मतलब है कि बिना बोले हुए। ओके, बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत कुछ बयान करती है। अगला देखते हैं जी, शांता एंटरप्राइजेस रिवॉर्डेड एम्प्लॉयज थ्रू जॉब सिक्योरिटी एंड रिकॉग्निशन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द इंसेंटिव। तो पहला तो है जॉब सिक्योरिटी, तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है बेसिकली देखा जाए तो। जॉब सिक्योरिटी में क्या होता है, जब आपको पता हो कि आपका जो टेन्योर है वो सिक्योर्ड है। गवर्नमेंट जॉब्स में होता है ना जॉब सिक्योरिटी होती है, एक बार लग गई कहते जी गवर्नमेंट जॉब से मुंडा लग गया, ये मुंडा बन गया सरकार दा जवाई। सरकार दा जवाई मतलब जमाई राजा बन गए सरकार के, कि अब तो गवर्नमेंट जॉब है, जॉब सिक्योरिटी पक्की है। स्टेबिलिटी अबाउट फ्यूचर इनकम। एंड देन एम्प्लॉय रिकॉग्निशन का मतलब है
कि जो मान लो सपोज एक ना ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। रिकॉग्निशन में क्या होगा, इसको रिवॉर्ड दो। कोई भी एम्प्लॉय जो होगा ना सबसे ज्यादा खुश कब होगा, जब उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसके काम के लिए उसको दिखाया जाएगा, पब्लिकली रिकॉग्नाइज करो। हाँ, अगर अच्छा काम किया है तो पब्लिकली रिकॉग्नाइज करो, अगर नेगेटिव काम किया तो पब्लिकली कभी भी बुराई नहीं करनी। रिकॉग्निशन में पब्लिकली नहीं करनी, कैबिन में बुला के कहो कि भाई तेरी ये गलती है, बहन तेरी ये गलती है। ओके, सो एक्नॉलेजिंग हार्ड वर्क। नाउ स्टेट द नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज बीइंग मेट अकॉर्डिंग टू मैस्लो थ्योरी। तो एक तो देखो हमारी जो सेकंड वाला स्टेप है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। जॉब स्टेबिलिटी से सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड होगी, हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, हमें पता है यार मेरा फ्यूचर सिक्योर्ड है। तब एक नीड फुलफिल होने के बाद हम दूसरी नीड की तरफ मूव कर सकते हैं, बिकॉज जब हमारी सिक्योरिटी नीड्स पूरी होंगी, सेफ्टी नीड्स पूरी होंगी, देन हम सोशल नीड्स पे जाएंगे। और जब एम्प्लॉय को रिकॉग्निशन मिल रहा है तो उसकी एस्टीम नीड्स फुलफिल होंगी। रिकॉग्निशन, स्टेटस, सेल्फ रिस्पेक्ट उसका बढ़ेगा, तो एट द एंड ऑफ द डे उसका अगला स्टेज भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। दिस इज आवर आंसर। Child O is a garment manufacturing company which makes clothes with unique and stylish designs for children. Naisha was working as HR manager with Child O. Despite of good pay and many other benefits, the company is facing problem of high turnover of its employees. भाग रहे हैं लोग, देखते हैं क्यों भाग रहे हैं। Naisha tried to find out the reason but could not. She appointed a person with the permission of CEO to find out the reason. It was found that other organizations were giving more autonomy and authority to their employees, which made them feel that their jobs were important. This was attracting the employees of Child O to other organizations. The incentive which attracted the employees Child O to other organization is, so पहला एम्प्लॉय रिकॉग्निशन नहीं, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन ये भी नहीं है, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, दिस इज द करेक्ट आंसर। एम्प्लॉयज को ऑटोनॉमी देना मतलब एम्प्लॉयज को एम्पावर करना, कि आपको हम अथॉरिटी देते हैं, आप फ्रीडम के साथ काम करो, आपके काम करने से क्या पता कोई हमें ऑर्गेनाइजेशन को और बेनिफिट मिल जाए, और साथ ही साथ एम्प्लॉयज का जो मोरल है ना ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा जब उनको एम्पावर किया जाएगा। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। अगला देखते हैं। Naman, CEO of Sunshine Crockery, informed Vineet, the production manager, about a large order through intercom. ये क्वेश्चन वैसे हम पहले भी कर चुके हैं, एक इंटरकॉम वाला क्वेश्चन था। नमन और विनीत दो फ्रेंड्स हैं, नमन टॉप पे काम कर रहा है, वो मिड मिडल में काम कर रहा है, ये आपस में गाड़ी में घूमते फिरते हैं। ये क्वेश्चन किया है, इसका आंसर है फॉर्मल कम्युनिकेशन। इंटरकॉम पे तो फॉर्मल कम्युनिकेशन ही होगा ना। इंटरकॉम का मतलब है मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में टेलीफोन लगे हुए हैं, बट वो एक्चुअल में टेलीफोन का काम नहीं कर रहे हैं, वो बस अपने ऑफिस में ही जो बात है उसके लिए आप उससे कॉलिंग वगैरह नहीं कर सकते, कॉलिंग वगैरह ऑफिस में ही कर सकते हो, ऐसे नहीं कि अपने दोस्त सज्जन को कॉलिंग कर दो बाहर। तो इंटरकॉम में जो भी कॉलिंग कम्युनिकेशन है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है। मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, बिल्कुल सही बात है, सही है, मोटिवेशन पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। मोटिवेशन इज कम्प्लेक्स ड्यू टू डाइवर्स इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशन, यस कम्प्लेक्स है, हर इंडिविजुअल का एक्सपेक्टेशन अलग होता है। कोई फाइनेंशियल मोटिवेशन से सेटिस्फाइड हो जाएगा, कोई नॉन फाइनेंशियल से। अब जो टॉप लेवल वाले बंदे होंगे वो उनको फाइनेंशियल मोटिवेशन से क्या लेना देना, उनको तो स्टेटस प्यारा होगा, उनको तो रैंक प्यारा होगा, उनको तो उनका जो अप्रेजल है वो ज्यादा प्यारा होगा। ओके, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगला मत देखते हैं। तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेंटर क्रोमोसोम which deals in conversion of voice reports dictated by physicians and other healthcare providers into text format has 40 employees. They ensures that their employees are well versed in at least one foreign language and one Indian language. The employees are also given required training to ensure that reports are processed correctly as they are the backbone of patient's medical history. Okay, रिपोर्ट वगैरह का कम्युनिकेशन करने के लिए on frequent complaints about some of its employees, it was observed that they were facing problems in decoding the message. Okay, as they were not very proficient with the language in which the voice message was received. मतलब ट्रांसलेशन का दिक्कत आ रहा है कहीं ना कहीं. As a result, they would make mistakes causing
different meanings to the messages. Okay, not only this, sometimes there were technical words used in voice reports, the actual meaning of which was not understood by the employees. Due to this, chromosome was slowly losing its business to competitors. The above case highlights two communication barriers. The semantic barriers हैं ये दोनों. Identify and explain the communication barriers in the given case study. तो हमारे पास जो है faulty translation, जो मैंने बताया आपको कि ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम है. तो कई बार क्या होता है कम्युनिकेशन में, क्या दिक्कत होती है, जब भी मान लो सपोज हमें कुछ ऐसी लैंग्वेज में कहा जाता है जिसको हम समझ नहीं सकते, या फिर हमारा ट्रांसलेटर हमें समझाने के लिए वो नहीं है, कैपेबल नहीं है, इतना एफिशिएंट नहीं है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई गड़बड़ होगी. आपने ना इसके लिए फॉल्टी ट्रांसलेशन के केस में यूट्यूब पे देखना राहुल गांधी जी का स्पीच. आई गेस इन केरला में गए थे वो रैली करने. तो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं और एक पर्सन जो है उनको क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है. दैट वाज वन ऑफ द फनीएस्ट स्पीच अवेलेबल ऑन यूट्यूब. आप इसको चेक कर सकते हो, राहुल गांधी एंड हिज ट्रांसलेटर ऐसे सर्च कर लो तो वो आपको पॉपअप कर देगी ऊपर ही. तो आप उससे समझ सकते हो कि किस तरह जो फॉल्टी ट्रांसलेशन है वो कम्युनिकेशन में कितना बड़ा बैरियर डालती है. उसके बाद है टेक्निकल जार्गन. देखो अब आपको ये वर्ड मैंने बताया था, जैसे कोई भी मान लो स्पेशलिस्ट है वो तो बंदा टेक्निकल टर्म्स यूज करेगा. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम अ डॉक्टर ना कि वो टेक्निकल टर्म्स के अलावा कुछ नॉर्मल सिंपल सी टर्म्स में बात कर ले. तो स्पेशलिस्ट कई बार क्या करते हैं, कुछ टेक्निकल जार्गन का यूज करते हैं. और जो मान लो वो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, जो रिपोर्ट्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो नहीं होंगे उस फील्ड से. तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, तो कम्युनिकेशन बैरियर है कई शब्दों को लेके वो क्रिएट हो सकता है, जो कि हमने इस केस स्टडी में पढ़ा है. अगला वाला देखते हैं. Zito Limited offer its employees shares at price which is less than the market price, stock option. Identify the incentive offered by the company and state the type of incentive discussed above. State two other incentives of the type of incentive identified in above. So co-partnership and stock option already आपको बता दिया. तो कई बार क्या होता है, मार्केट रेट से कम रेट पे स्टॉक ऑप्शन मिल जाता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को, जो कि एक तरह का फाइनेंशियल मोटिवेशन प्रोवाइड करता है. इसके अलावा जो और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है सारे के सारे कवर कर देंगे इसमें. पे एंड अलाउंसेस. पे एंड अलाउंसेस में क्या है, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस एंड अदर अलाउंसेस. तो ये सबसे बेसिक है. सबसे पहले बंदा पूछेगा मेरे को सैलरी कितने मिल रही है. ओके, नाउ प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव एम्स. नाउ प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स ये मैंने आई गेस आपको फर्स्ट चैप्टर में सेकंड चैप्टर में मैंने कराया था आपको इसके बारे में. अब इसमें क्या है, मान लो सपोज बेस बना लिया कंपनी ने कि अगर मान 100 का बेस बन गया, अगर मान लो सपोज कोई वर्कर जो है वो 100 यूनिट प्रोड्यूस करता है तो उसको 50 रुपए के हिसाब से पेमेंट मिलेगी. ओके, 100 से ऊपर करता है, 100 प्लस करता है तो 60 रुपए के हिसाब से पेमेंट मिलेगी, और 100 से कम करता है तो उसको 40 रुपए के हिसाब से मिलेगी. तो ये ना एक किस्म से अलग अलग प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव स्कीम में क्या होता है, तो वर्कर बाय डिफॉल्ट क्या करने की कोशिश करेगा, वो क्या करेगा कि यार 100 से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे कंपनी की प्रोडक्शन लेवल जो है क्या होगा, बढ़ेगा. देन बोनस एक ऐसा इंसेंटिव है जो कि वेज और सैलरी के साथ प्लस होकर मिलता है. जैसे कई बार दिवाली पे मिल गया, होली पे मिल गया, न्यू ईयर पे मिल गया, क्रिसमस पे मिल गया. नाउ शेयरिंग प्रॉफिट विद एम्प्लॉइज. तो शेयरिंग प्रॉफिट का क्या मतलब, कंपनी बताऊं क्या करती है, कंपनी कहती है कि हमने ना ये फिक्स टारगेट रखा हुआ है. मान लो किसी कंपनी ने कहा कि यार इस बार ना 10 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, वो तो हमारा फिक्स्ड है. जितना भी 10 करोड़ से ऊपर प्रॉफिट हुआ, मान लो सपोज प्रॉफिट हो गया कंपनी का 10 करोड़ 50 लाख रुपए, कंपनी का टारगेट कितना था 10 करोड़ का, ऊपर कितना हो गया 50 लाख और ऊपर हो गया, ये 50 लाख बांट दो. ये होता है प्रॉफिट शेयरिंग. एक फिक्स परसेंटेज अपने पास रख लो और बाकी बांट दो, ताकि एम्प्लॉइज जो है वो मोटिवेटेड रहे. और फिर एम्प्लॉइज खुद सोचेंगे कि यार इस बार ही अगर इतना मिला है तो अगले साल भी मिल सकता है, तो इसलिए क्या करो, इसको और ज्यादा बढ़ाओ. उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट्स. जैसे कई तरह के रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, प्रोविडेंट फंड हो गया, पेंशन और ग्रेच्युटी होगी, मतलब जो एम्प्लॉइज को रिटायरमेंट के बाद मिलने चाहिए, ये सारा कुछ. देन पर्क्स एंड फ्रिंज बेनिफिट.
किसी तरह का कार अलाउंस हो गया, होम अलाउंस हो गया, जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन मिल गया, या हॉस्पिटल के कोई भी बेनिफिट्स जो है वो मिल गए। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है। अल्टीमेटली फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं एम्प्लॉइज को मोटिवेटेड रहने के लिए। अगला क्वेश्चन, Gitanjali Makan is successful business leader. She believes that if jobs are made interesting by including greater variety of work, okay, and content providing a meaningful work experience, the job themselves become source of motivation to the individuals. Yes, this is true. Actual में होता है ये, एक्चुअल में है ये चीज कि अगर जॉब इंटरेस्टिंग बना रहे ना कुछ नया सीखने को मिलता रहे, तो बंदा ये रहता है कि मेरे को करना है ये। और ना जो खुद मोटिवेट होने वाले बंदे हो गए, उनको पता है क्या होता है, दिमाग में चलता है मेरा काम नहीं कंप्लीट हुआ, मेरे को करना है, मेरे को आगे और सीखना है। वैसे इस अगर केस स्टडी की बात करें तो इसमें जॉब एनरिचमेंट की बात चल रही है। जॉब एनरिचमेंट में ये सब कुछ होता है कि ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क प्रोवाइड किया और वो मीनिंगफुल एक्सपीरियंस देके जाएगा। दिस इज व्हाट जॉब एनरिचमेंट इज। केशव बनर्जी is the CEO of Das Networking Limited, a leading IT company in Bengaluru. He believes that if needs of employees are taken care of, employees take good care of the customers. बिल्कुल सही बात है। In this company, various benefits are provided to the employees to help them meet their medical and housing needs. अभी पढ़ के हटे हैं, perks वगैरह provide करना। While in job, it is also important. It is also providing benefits like gratuity, retirement benefit मिल रहे हैं। The employees are provided various opportunities to attend skill development programs. Okay, ये भी है, career advancement की बात होगी। To improve their skills and should be promoted to the higher level of jobs. Now identify and state 3 incentives offered by the company in the above para. पहला तो perquisites हो गया, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं इसको। दूसरा रिटायरमेंट के बेनिफिट है, ये भी कर लिया। तीसरा है जो अभी तक नहीं किया हुआ है, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है कि कभी भी अपने एम्प्लॉइज को अपने करियर में एडवांस होने के लिए रोकना नहीं है। अगर वो कोई नया स्किल सीखना चाहता है, अगर उसको कोई नई ट्रेनिंग लगानी है, बाहर से जाकर भी ट्रेनिंग लगाए एंड द पर्सन इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट, तो भेजो जी उसको कभी मत रोको। अगर आप उसको रोकोगे तो उसका सारा का सारा जो सिस्टम है ना हिल जाएगा, वो मोटिवेटेड नहीं रहेगा। अगर आप कहोगे ना कि भाई हाँ सीख इसको कर जाके, तो वो डेफिनेटली क्या करेगा, आगे अपनी स्किल्स को इंप्रूव करेगा और वो हायर लेवल पे भी प्रमोट किया जा सकता है। ओके ओके, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया इसमें। इस क्वेश्चन को मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो वैसे मैच करना है। तो सिमेंटिक बैरियर जो है वो सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग। साइकोलॉजिकल बैरियर में आ गया डिस्ट्रेस। नाउ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में आपका आ जाएगा लैक ऑफ प्रॉपर, नो ये ऑर्गेनाइजेशनल नहीं, ऑर्गेनाइजेशन लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव जो है पर्सनल का है। तो वैसे देखा जाए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्योंकि अगर हमें दो ही क्लियर हो गए ना, ये देखो पी का क्या हो गया, थर्ड हो गया, दैट मीन ये वाला हो गया पॉइंट, थर्ड इसमें भी है। क्यू का क्या हो गया, 1 हो गया, तो 1 इसमें आ गया, यहाँ पे 2 है, तो 2 का चेक करने के बाद हमें अपना आंसर पता लग जाएगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। आइडेंटिफाई एंड स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल सो दैट दे स्ट्राइव willingly and enthusiastically towards achievement of group goals। लीडरशिप है, लीडरशिप से आप किसी के भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो लीडरशिप से क्या होता है, लीडरशिप इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स। लीडरशिप का नाम सुनते ही ना मेरे दिमाग में कई इंपॉर्टेंट लीडर्स निकल के आते हैं। क्रिकेट में देखा जाए तो एमएसडी, राइट नाउ पैट कमिंस, इवन मोदी जी भी। लोग चाहे एग्री हो या डिसएग्री हो, स्टिल ही इज लीडिंग हिज टीम वेरी एफिशिएंटली, दैट इज व्हाई द टीम इज इंटैक्ट। इतने लंबे समय से टीम इंटैक्ट है बिकॉज कोई ना कोई लीडरशिप स्किल है, तभी इंटैक्ट है। ओपिनियन सबकी अलग हो सकती है, यहाँ पे हमें पॉलिटिकल नहीं जाना।
आई थिंक आप इस चीज को समझ सकते हो। कई जने मेरे से नहीं एग्री करेंगे, कई जने एग्री भी करेंगे। ओके, सो वो सारा आपका पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल चॉइस है, दैट इज कंप्लीटली नॉर्मेटिव। बट लीडिंग करना इट्स एन आर्ट टू इन्फ्लुएंस अदर। आप किस तरह से आप अपने लोगों से बेस्ट निकाल सकते हो, दिस इज व्हाट लीडिंग इज। नाउ लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर ऑफ अदर्स। दूसरे के बिहेवियर को कैसे चेंज करना है, ये लीडरशिप का ही काम है। किस तरह से आप अपने बिहेवियर से दूसरे का बिहेवियर चेंज कर दो। कोई बंदा ना चाहता ही नहीं है कि यार वो चेंज आए, आपने उसके चेंज को जो चेंज के लिए वो रेजिस्ट कर रहा है, तो आपने उसको कैसे चेंज करना है। मतलब वो चाहता है कि यार चेंज हो ही ना, जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे। बट लीडर का काम क्या है, लीडर इज विजनरी। लीडर को पता है अगर चेंज होगा तभी हमें फायदा होगा। तो लीडर नहीं समझाना है कि भाई इस चीज को करना पड़ेगा। Now leadership indicates interpersonal relationship between leaders and followers। तो एक तरह का interpersonal relationship भी जो है लीडर बना के रखता है। लीडरशिप इज एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो लीडरशिप जो है वो कॉमन गोल को क्या करती है, डेफिनेटली कॉमन गोल क्या होगा, सभी बंदों का इंडिविजुअल गोल अलग होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे जिस जगह पे वो काम कर रहे हैं उनका तो एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल होगा ना, तो उसको फुलफिल करना। और लीडरशिप इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये खत्म नहीं होता। एक बार लीड कर दिया उसके बाद आप हट जाओ, नो, दैट इज नॉट लीडरशिप। लीडरशिप मींस आप कंटिन्यूअसली लीड करते रहो। आपको अपने लोगों से काम इस तरह से करवाना है कि देखो, एक तो मोटिवेट करते रहना, उनको सुपरवाइज भी करना है, बट आपके वर्ड्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। मैं एक प्लेयर का नाम लेता हूं, शिवम दुबे। जो क्रिकेट देखते हैं उन्होंने सुना होगा दुबे जी का नाम। तो शिवम दुबे आईपीएल में जब पहले खेल रहे थे तो ही वाज लाइक, अगर आप थोड़ा बहुत उनका फेस रीड करो तो ऐसे लगता था ही वाज नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट, मतलब पीछे पीछे रहना। बट आफ्टर ही ज्वाइंड सीएसके, आई डोंट नो व्हाट इज गुड इन सीएसके एंड मुंबई इंडियंस, तो वो अपने प्लेयर्स को किस तरह से लीड करते हैं, दैट मतलब चैंपियन प्लेयर्स निकल के आते हैं दोनों टीम में से। तो ये लीडरशिप का ही काम है, किस तरह से आप अपने एम्प्लॉय के बिहेवियर को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ओके, मैनेजर इन गैलेक्सी एंटरप्राइजेस फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज ड्यू टू बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। लंबी वीडियो है, देखते रहना। लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ एन एनवायरमेंट ऑफ डिस्ट्रस्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। तो कम्युनिकेशन बैरियर की वजह से डिस्ट्रस्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। सजेस्ट एनी 4 मेजर्स टू इंप्रूव कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस इन गैलेक्सी एंटरप्राइजेस। तो किस तरह से कौन कौन से मेजर्स जो है वो हो सकते हैं। सबसे पहले देखो, जब भी कम्युनिकेशन करना है तो आपके आइडिया को क्लियर होना चाहिए। आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि आपका आइडिया है क्या। आपको ही नहीं पता कि आइडिया क्या है तो आप दूसरे को क्या कन्वे करोगे। जब तक आप बिल्कुल भी ना, जिसको कहे ना कि आप बिल्कुल श्योर नहीं हो कि मैंने क्या कन्वे करना है, तब तक मत कन्वे करो। आप कंफ्यूज रहोगे तो सामने वाला बंदा बाय डिफॉल्ट कंफ्यूज हो जाएगा। नाउ कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ रिसीवर। जो आपका रिसीवर है उसकी नीड के अकॉर्डिंगली कम्युनिकेट करो। आपका रिसीवर मान लो सपोज कोई वर्कर है जो कि इलिटरेट है और आप उससे टेक्निकली जार्गन तरीके से बात कर रहे हो, आप उसको वर्ड्स ऐसे सुना रहे हो कि उसको समझ नहीं लगेगा कुछ भी, तो भाई ऐसे कम्युनिकेशन का क्या फायदा। जो आपका रिसीवर है उसके लेवल पे जाके आपने क्या करना है, इन्फॉर्मेशन देना। या तो इन्फॉर्मेशन ऐसे प्रोवाइड करो कि जो वर्कर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे उसको समझ भी लग जाए। नाउ कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग। अपनी टीम से कंसल्ट करो कम्युनिकेट करने से पहले। ऐसा नहीं है खुद ही डिसीजन लो एंड देन खुद ही कर लो। ओके, नाउ बिवेयर ऑफ लैंग्वेजेस, टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज। आपकी लैंग्वेज बहुत सही होनी चाहिए। आप अगर ना अथॉरिटेटिव लैंग्वेज में बात करोगे, आपकी टोन ऐसी होगी ना, मतलब गुस्से वाली, तो सामने वाला बंदा ना डेफिनेटली उसको क्या कहेगा, इंटरेस्ट नहीं शो करेगा। वो कहेगा इसने तो मेरे को ऐसे ही बोलना है। आपको टोन, आपका बॉडी लैंग्वेज जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। एक पॉजिटिव, आप में से पॉजिटिव ऑरा आना चाहिए, पॉजिटिव वाइब निकलनी चाहिए। कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू लिसनर। जो आपका लिसनर है ना, उसको ऐसी चीजें कम्युनिकेट करो जिससे उसको हेल्प मिले, वैल्यू मिले। हाउ हेल्प, उससे उसका कुछ भला हो, सिंपल शब्दों में कहा जाए। वैल्यू कैसे, उससे उसका कुछ एफिशिएंटली वो कुछ काम करे, नया सीखे। जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को जब बात करता है, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो डेफिनेटली वो क्या होती है, वैल्यू प्रोवाइड करने वाली होती है। एक अच्छा टीचर अपने स्टूडेंट्स को बहुत ही वैल्यू वाली चीजें प्रोवाइड करता है। और वही जो सामने वाला रिसीवर होता है उसको भी अच्छा एक लिसनर जो है वो होना चाहिए। अगर वो अच्छा लिसनर नहीं होगा तो कम्युनिकेशन वहां पे भी फेल है।
नाउ एंश्योर प्रॉपर फीडबैक टू मेक कम्युनिकेशन प्रोसेस मोर रिस्पॉन्सिव। कम्युनिकेशन प्रोसेस तब खत्म होगा जब आपको उसका फीडबैक मिलेगा। हमारे ना मैच ग्रुप में क्या होता है, जब हम क्रिकेट वगैरह खेलने जाते हैं तो ग्रुप में मैसेज आ जाता है, जी संडे के मैच के लिए कौन रेडी है, प्लीज रिस्पॉन्ड। अब जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक तो जी भाई पक्का ही नहीं है, टीम पक्की है या नहीं है, प्लेयर जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो हम बार बार फिर उसको चीज को कहते हैं कि प्लीज प्रोवाइड योर प्रॉपर फीडबैक सो दैट कम्युनिकेशन प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाए, हमें फाइनलाइजेशन हो जाए टीम क्या है क्या नहीं है। नाउ कम्युनिकेट फॉर प्रेजेंट एज वेल फ्यूचर। तो कम्युनिकेशन प्रेजेंट के लिए भी करना है, फ्यूचर के लिए भी, बिकॉज अल्टीमेटली देखा जाए तो कि जो फ्यूचर है वो डायनामिक है। अब जैसे हम मीट करेंगे कभी ना कभी, स्कूल में मीटिंग होती है, तो जैसे अब सीबीएसई कह रहा है कि जो बोर्ड है 2 बार ही होने हैं, दिसंबर में भी बोर्ड होगा, फेब में भी बोर्ड होगा। ओके, अभी कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन सीबीएसई का नहीं आया तो पूरा डिटेल में, हाँ बस इतना आ गया कि 2 बार ही बोर्ड होने हैं। फाइन, तो अब हम फ्यूचर के लिए प्रिपेयर है, क्या प्रिपेयर है कि हमें सिलेबस जल्दी से जल्दी वाइंड अप करना है, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, अपने जो गोल्स को उसको अचीव कर सकते हैं। तो प्रेजेंट का और फ्यूचर का दोनों का हो गया। फॉलो अप कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को फॉलो अप भी करो। जो आपने कम्युनिकेट किया, मान लो सपोज आपने अपने सेल्स मैनेजर को कह दिया कि भाई 10% सेल इंक्रीज करनी है। अब ये नहीं है कि उसको बस इतना सा इन्फॉर्मेशन देके सो जाना, आपने उस फॉलो अप भी करना है। क्यों फॉलो अप करना है, रिजल्ट भी तो देखना है ना, क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है। बी ए गुड लिसनर। कम्युनिकेशन प्रोसेस तभी अच्छा रहेगा जब आप अच्छे लिसनर होंगे। अच्छे स्पीकर बनने से पहले अच्छा लिसनर बनना जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल्स को अटेन करने के लिए। यू हैव टू लिसन फर्स्ट, एंड विद एक्सपीरियंस आप अच्छे स्पीकर भी बन जाओगे। पहले आप अगर सुनोगे ना अपने सीनियर्स को, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज मिल जाएगी जिससे आप अच्छे लिसनर भी स्पीकर भी बन जाओगे। लिसनर, लिसन बिफोर यू स्पीक। पहले कहते हैं ना थिंक बिफोर यू स्पीक, पहले सुनो अच्छे से, फिर उसके बाद में बोलो। So these are the few points. Explain any 2 features of motivation as an element of directing. तो मोटिवेशन के क्या है, मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। मैं बार बार कहता हूँ मोटिवेशन इंटरनल है। कोई सामने वाला बंदा आपको कह देगा ना, मोटिवेशन दे देगा, वो एकदम से उबाल आएगा दिल में, यार ये बंदा मोटिवेट कर गया मेरे को काम करना है जो मर्जी। उसके बाद फिर अगले दिन क्या है, फिर से वही स्ट्रेट लाइन। डिसिप्लिन क्या है, दैट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अगर आप ग्राफ देखो तो डिसिप्लिन में क्या है, कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हो, ग्राफ आपको ऊपर जाना चाहिए। इंटरनली जब हो गए डिसिप्लिन हो गए, डिसिप्लिन हो गए, देखो खुद ब खुद चीजें अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी। ना मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव करना है, तो मोटिवेशन से क्या होता है, सामने वाले बंदे को ना ये समझाना कि भाई देख तू मोटिवेटेड रहे, ऑर्गेनाइजेशन गोल को हमने अचीव करना है। एक डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रोवाइड कर देना कि इसको अचीव करना है। मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, हमने एक केस स्टडी में पढ़ा था। मोटिवेशन इज अ कम्प्लेक्स प्रोसेस। क्यों कम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि हर बंदे की अलग नीड है मोटिवेट होने के लिए। जो कम पैसा कमा रहा है उसको तो पैसा ज्यादा चाहिए, जो बहुत पैसा कमा रहा है उसको रिकॉग्निशन चाहिए। ओके, जो पैसा भी कमा रहा है, रिकॉग्निशन हो गया, बोर हो गया अपने काम से, वो क्या कहेगा, एडवांसमेंट हो, कुछ ना कुछ नया सीखा जाएगा। तो हर बंदे का अपना प्रोसेस है, अपना थिंकिंग प्रोसेस है। तो ये अच्छे मैनेजर को देखना पड़ेगा कि इस बंदे को मोटिवेटेड कैसे रखना है। दीज आर द फ्यू फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। गिव द मीनिंग ऑफ ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक स्टाइल। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है, मान लो सपोज मैं ऑटोक्रेटिक लीडर हूं, ओके, सारी पावर्स मेरे पास है। अब सारी पावर्स मेरे पास है, मैं जो भी कम्युनिकेट करूंगा ना, मैं जो भी कमांड दूंगा, मैं वो चाहूंगा कि जो मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं वो फॉलो करें, मेरे रूल्स को ओबे करें, ऊपर से कुछ ना बोले, जवाब कोई ना दे, मैं जो पूछ रहा हूं उसका ही जवाब दे, फालतू में कुछ ना बोले। दिस इज व्हाट ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इज। इन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप अ लीडर गिव्स ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट हिज सबऑर्डिनेट टू ओबे दोस ऑर्डर्स। तो ऐसी लीडरशिप में कम्युनिकेशन वन वे चलता है एंड सबऑर्डिनेट सिर्फ एक्ट करते हैं जो उनको कमांड दिया जाता है मैनेजर्स के थ्रू। और अगर आप कोई और भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन करना चाहते हो तो आपको नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि किताब में रटी रटाई लैंग्वेज जो है वो लिखनी है आपने, वो 3 इडियट्स वाला चतुर रामलिंगन नहीं बनना, ओके, 3 इडियट्स वाला रैंचो बनना पढ़ाई करते टाइम। और डेमोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप में जो डिसीजंस होते हैं ना, ऑल्दो देखो डिसीजन तो टॉप वालों को ही लेने हैं, बट कंसल्टेशन होती है। अपने जो और वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनसे कंसल्ट करके सारे डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं।
नाउ ही एनकरेजेस देम टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। और लीडरशिप में सीनियर और सबऑर्डिनेट दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरे बंदे के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करते हैं। दिस इज व्हाट डेमोक्रेटिक लीडरशिप इज। जैसे डेमोक्रेसी में सभी को वोट डालने का अधिकार होता है ना, सभी का इक्वल से है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। तो डेमोक्रेटिक में भी यही चीज आ गई लीडरशिप में, कि सभी को जो है ना इंपॉर्टेंस दी जा रही है डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, considering the inadequate job opportunities and too many aspirants for job, Allen Private Limited decided to give its employees certain stability about future income and work so that they do not feel worried on these aspects. Okay, safety needs. As a result, the employees of Allen Private Limited are now working with greater zeal. Identify the incentive discussed in the above lines. State 3 more incentives of the same type. तो नॉन फाइनेंशियल जॉब सिक्योरिटी आ गई, इंसेंटिव की बात चल रही है। तो नॉन फाइनेंशियल और जॉब सिक्योरिटी, जब बंदा सिक्योर्ड हो तो अल्टीमेटली देखा जाए तो वो वरीड नहीं फील करता। इसके अलावा हो और कौन कौन से इंसेंटिव्स हो सकते हैं? तो पहला है जी स्टेटस। स्टेटस का मतलब है रैंक क्या है उसका पोजीशन क्या है, क्या उसको प्रमोट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। तो कई बंदे ना अपने हाई स्टेटस की वजह से बहुत ज्यादा मोटिवेट फील करते हैं कि मैंने काम किया था, मेरे को अगर स्टेटस हाई मिल गया, दैट मीन्स प्रेस्टिजियस जॉब मिलना। प्रेस्टिजियस जॉब मिलने से बंदा मोटिवेटेड फील होगा ही होगा। देन ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का क्या मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका वातावरण कैसा है। मैंने बिल्कुल एक स्टूडेंट ना लेमन लैंग्वेज में बता दिया, मतलब पॉजिटिव एनवायरनमेंट है या नेगेटिव एनवायरनमेंट है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट से बंदा मोटिवेटेड फील होगा, नेगेटिव एनवायरनमेंट से बंदा बिल्कुल भी मोटिवेटेड फील नहीं होगा। उसको लगेगा कि यार मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, वो एक मशीन बन जाएगा। सुबह उठो, नहाओ धो, तैयार हो, कहाँ चल जाओ, काम पे चल जाओ बैग उठा के, फिर वापस आ जाओ, फिर से वही रूटीन, फिर से वही रूटीन। उसका बस ये है कि मशीन की तरह काम करना है। क्यों? क्योंकि पैसा कमाना है, पेट भरना है अपना। पर द थिंग इज कि जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट जो है वो अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेफिनेटली बंदा मोटिवेटेड फील करेगा। सो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी दी जाएगी, रिवॉर्ड ओरिएंटेशन होगा, एम्प्लॉयज कंसिडरेशन किया जाएगा, रिस्क टेकिंग करने को कहा जाएगा। तो एक अच्छा एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट अच्छे जो लोग हैं उनको और ज्यादा क्या करता है, मोटिवेट करता है। फिर उसके बाद करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो मैनेजर्स को करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि जो बंदे अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं वो डेफिनेटली अपने स्किल्स को इम्प्रूव करे। तो इससे ना मेरे जो एम्प्लॉयर हैं, तो माय टीचर, तो उन्होंने मेरे को ना, मेरा करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी था एक, एंड मैं उनके पास गया एंड आई सेड कि सर मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, एंड ही सेड यस गो फॉर इट, उसको कंप्लीट कर। एंड आई वाज वेरी मोटिवेटेड एट दैट टाइम कि सर ने मेरे को एकदम से कह दिया, उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा क्या है क्या नहीं है, ही जस्ट सेड गो फॉर इट, यू हैव टू कंप्लीट दिस थिंग। तो मेरे को ऑटोमेटिकली क्या मिला, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड और मेरा परफॉर्मेंस और इम्प्रूव हुआ। मेरे को और लगा कि मेरे को और सीखना है, इफ आई वांट टू ग्रो। तो ये बेनिफिट हो सकता है। जॉब एनरिचमेंट बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया, कितने बारी बता दिया जॉब एनरिचमेंट का क्या मतलब है। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ना एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज करो, रिवॉर्ड दो। सेल्समैन ऑफ द मंथ, ओके, मैनेजर ऑफ द ईयर, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, ऐसे एक्नॉलेजमेंट दो, एप्रिसिएशन करो, पब्लिकली एप्रिसिएशन करो। पर अगर मान लो कुछ समझाना है तो वो पब्लिकली नहीं समझाओगे, डांटना है तो पब्लिकली नहीं डांटना, वो कैबिन में जाके डांटना है। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, इनिशिएशन कराओ कि एम्प्लॉय जो है वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें, ओके। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी, वर्क कमेटी एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, उनको ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी दो। एम्पावरमेंट मेक पीपल फील दैट देयर जॉब्स आर इम्पोर्टेंट, तो उसको पॉजिटिवली लेंगे। अगर मान लो आपने कह दिया ना किसी पर्सन को कि भाई तू अपना काम देख, अच्छे से देख, उनको ऑटोनॉमी दे दी, अथॉरिटी दे दी, तो बंदा सोचेगा कि हाँ यार मेरा काम इंपॉर्टेंट है और मैं भी इंपॉर्टेंट हूँ, दोनों इंपॉर्टेंट है हम, तो अच्छा खासा उसका मोटिवेशन जो है वो मिल जाएगा। स्टेट एनी 4 एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, पूरा का पूरा कर दिया कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसको ना खुद सोच के देखो, अगर आपने किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है तो आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे चलता है, जस्ट थिंक।
सबसे पहले क्या आएगा, आप सेंडर हो। सेंडर वो पर्सन होता है जो कि कन्वे करता है अपने थॉट्स और आइडियाज को रिसीवर को। देन उसके दिमाग में कोई ना कोई मैसेज तो आएगा ना। मैसेज का मतलब क्या है, आइडिया, फीलिंग, सजेशन, ऑर्डर्स इंटेंडेड टू बी कम्युनिकेटेड। उसके बाद उस मैसेज को एनकोड किया जाएगा, कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स सच एज वर्ड्स, पिक्चर्स, जेस्चर्स। अभी तक जो मैसेज था दिमाग में था, अब दिमाग से मैसेज निकाल के हमने लिखना है, या पिक्चर के फॉर्म में भेजना है या लिखना है। आजकल ना दिमाग में चलता है मीम्स भेजने हैं, तो वो मीम्स भेज दो। ओके। देन मीडिया, ऐसा पाथ जिसके थ्रू आपने वो मैसेज भेजना है। आप ज्यादा रिलेट कर सकोगे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, उससे भेजते हो। ऑफिसेज में रिटर्न फॉर्म में, ईमेल, फेस टू फेस भी कहा जाते हैं, फोन कॉल भी किए जाते हैं। उसके बाद उस मैसेज को डिकोड किया जाता है, कन्वर्टिंग इनकोडेड सिंबल ऑफ द सेंडर। डिकोड मतलब उसको ओपन करना। रिसीवर जो वो बंदा है जिसको सेंडर ने इंफॉर्मेशन भेजी है। एंड देन फाइनली फीडबैक। फीडबैक का मतलब क्या है, जो रिसीवर होगा वो मैसेज समझ गया होगा। अब अगर आपने मीम भेजा अपने दोस्त को, तो वो रिसीवर है, क्या कहेगा, हंसेगा। हंसेगा या आपको कहेगा कि भाई सो जा, पढ़ ले, पेपर है, ये भी कह सकता है। बाकी आप खुद समझदार हो। उसके बाद नॉइस, कई बार किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब कम्युनिकेशन प्रोसेस में किसी ना किसी तरह का हिंड्रेंस आ गया। सेंडर के एस्पेक्ट पे आ गया, मैसेज में या रिसीवर पे लिखा रहता है ना, कांट सेंड दिस मैसेज। इंटरनेट के केस में कहता है इंटरनेट कनेक्शन इज पुअर। व्हाट्सएप डाउन है जी ग्लोबली, फेसबुक डाउन है ग्लोबली, इंस्टाग्राम ग्लोबली डाउन हो गया, कई बार ही हो जाता है। तो मैसेजेस नहीं भेज सकते, सेंडिंग नहीं कर सकते। तो वो सारी चीजें जो है नॉइस में आ गई। आपने 4 एलिमेंट्स लिखने थे, मैंने पूरा का पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया। हमारा प्रोसेस भी हो गया इसमें कंप्लीट, और हमारे एलिमेंट्स भी जो थे वो कवर हो गए। नाउ स्टेट एनी 4 सिमेंटिक बैरियर्स, वैसे कर चुके हैं, सारे के सारे खत्म कर देंगे। बैडली एक्सप्रेस मैसेज, रॉन्ग वर्ड यूज करना, वोकैबुलरी गलत यूज करना, कुछ जो वर्ड्स है उनको ओमिट ही कर देना। तो अगर आप मान लो सपोज मैसेज को ही बैडली एक्सप्रेस करोगे, आपको पता ही नहीं आपका मैसेज क्या, आपने आइडेंटिफाई नहीं किया उस मैसेज को, तो वो गलती होगा। ओके। अब मान लो आप अपने दोस्त से पूछने जा रहे हो कि खेलने चले, भाई पूरा तो बता दो, सुबह खेलने जाना है, शाम को खेलने जाना है। मिस कर दिया, ओमिट कर दिया वर्ड्स को। सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, कई बार ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनके अलग मतलब, आपने बोल दिया प्राइस, वो बंदा सामने वाला समझ गया प्राइस। ओके। आपने लिख दिया नोट, तो दूसरा नोट समझ गया। तो ऐसे कुछ चीजें। फॉल्टी ट्रांसलेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, जो स्पेशलिस्ट यूज करते हैं, तो उनको अंडरस्टैंड करना, ट्रांसलेशन करना मुश्किल है। अनक्लैरिफाइड असम्पशंस, अनक्लैरिफाइड असम्पशंस क्या होता है, कम्युनिकेशन में कई बार अनक्लैरिफाइड असम्पशंस होती है, जिससे असम्पशन कुछ और ही निकल जाता है। जैसे टेक केयर ऑफ गुड्स। टेक केयर ऑफ गुड्स, मान लो मैनेजर कहना चाहता है कि क्वालिटी ऑफ गुड्स का ध्यान रखो। ओके। वर्कर समझ रहा है कि यार इसको गुड्स का सेफ्टी का ध्यान रखे। टेक केयर ऑफ गुड्स का मतलब है गुड्स की क्वालिटी, मैनेजर का कहने का मतलब है गुड्स की क्वालिटी का ध्यान रखो। पर दूसरा बंदा क्या अज्यूम करके चल रहा है, दूसरा बंदा अज्यूम करके चल रहा है कि यार ये तो कह रहा है कि सेफ्टी की बात कर रही है, तो वो सेफ्टी की तरफ ध्यान देगा कि गुड सिक्योर रहे, तो कुछ ना कुछ असम्पशन हो सकती है। ओके। या फिर मान लो सपोज कोई पर्सन कह रहा है योर परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड, देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर परफॉर्मेंस। स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, दैट मीन काम कर रहा है, इंप्रूवमेंट का स्कोप है, काम कर रहा है, इंप्रूवमेंट हो सकता है। सामने वाला बंदा समझे, जो रिसीवर एंड पे बैठा है वो समझे यार मेरी परफॉर्मेंस पुअर है, असम्पशन आ गया, अनक्लैरिफाइड असम्पशन। देन टेक्निकल जार्गन, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करने जो स्पेशलिस्ट यूज करते हैं। बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर्स डिकोडिंग, हमारी बॉडी लैंग्वेज हमें बहुत कुछ जो है, और जेस्चर से बहुत कुछ होता है, और एक्सप्लेन थे ये पॉइंट्स। गिव मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। तो जब हम आइडियाज को एक्सचेंज कर देते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर देते हैं बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर फॉर कॉमन अंडरस्टैंडिंग, इसको कहते हैं जी
व्हाट इज मेंट बाय लीडरशिप? स्टेट एनी टू लीडरशिप स्टाइल्स। लीडरशिप का क्या मतलब है? लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिससे लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, ओके, एंड उनको एंथुजियास्टिक बनाया जा सकता है ताकि वो जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है उसको अचीव करे। कितने स्टाइल्स है हमारे पास? 3 स्टाइल्स है। पहला है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक में एक ही बंदा प्रधान है, ओके। जैसे किक में वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहता है, अपन को लगता है कि अपन ही भगवान है, तो ऑटोक्रेटिक में वही चीज है, कहेगा कि मैं ही भगवान हूं, मेरे जो डिसीजंस है वही फॉलो करने हैं, मेरे जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं उनको ओबे करना है, मेरे को ही मेरे वर्कर्स को क्या करना है? रिपोर्ट करना है, मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस की फॉलो होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव में क्या होता है? इसमें जो है इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ऑल्दो अल्टीमेटली देखा जाए तो फाइनल डिसीजन तो टॉप मैनेजमेंट नहीं करना है, पर लोगों को पार्टिसिपेटिव बनाया जाएगा, उनको कहा जाएगा आप ही डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, मतलब सबॉर्डिनेट्स को कहा जाएगा इस चीज को। देन लाइसेंस फेयर और फ्री रीन, ये बहुत ही मस्त वाला बॉस है, कूल बॉस टाइप, वो पावर रखना ही नहीं चाहता अपने पास, वो पावर अपने सबॉर्डिनेट्स को दे देता है, वो कहता है कि तुम करो, कोई बात नहीं, अगर जरूरत होगी तो मैं देख लूंगा, ओके। तो कूल डूड टाइप बॉस जो है। तो लीडरशिप स्टाइल इन विच द लीडर गिव कंप्लीट फ्रीडम to subordinates and depend largely upon group to establish own goals, work out its own problem। खुद ही अपनी प्रॉब्लम देखो, खुद ही करो, आपको पावर दे दी, अथॉरिटी दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, GDFS Limited are manufacturers of consumer goods. The demand for their product was continuously declining after the outbreak of COVID-19। हाँ यार सही बात है, इसने बहुत खराब किया। In spite of fall in demand, the company assured its employees that no worker will be retrenched from the job। निकालेंगे नहीं वर्कर को। Name the category of incentive, job security दे दें, non financial, job security provide कर रहे हैं ना। Offer to the employees, also explain any 2 more incentives of the same category। तो ये हम explain कर चुके हैं, status already explained, organizational climate सभी के सभी हम बार बार explain कर चुके हैं। We will not going to continue विद दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये हम पहले क्वेश्चंस में कंप्लीट कर दिया था, तो केस स्टडी के साथ रिलेट करना था, वी हैव ऑलरेडी रिलेटेड दिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट व्हिच इज कंसर्न्ड विद इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल। डायरेक्टिंग, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज डायरेक्टिंग। डेफिनेशन है डायरेक्टिंग का, एक डेफिनेशन नहीं है, बहुत सारे डेफिनेशन है, ऐसा नहीं है कि आपने वही रटा रटाया ज्ञान लिख के आना है, आपके दिमाग में जो डायरेक्टिंग का डेफिनेशन आ रहा है आप लिख सकते हो, बट हाँ उसका मीनिंग बनना चाहिए, सेंसलेस डेफिनेशन मत लिख के आना। स्टेट जॉब एनरिचमेंट एंड एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो जॉब एनरिचमेंट में क्या होगा कि आपको ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क में इंक्लूड किया जाएगा ताकि आपकी नॉलेज और स्किल्स क्या हो, इंप्रूव हो, वर्कर्स को ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी पर्सनल ग्रोथ के लिए, मीनिंगफुल वर्क के लिए, पढ़ चुके हैं इसको भी। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन का मतलब है उनको ऑटोनॉमी देनी, उनको कहना कि इनिशिएट करो काम में, ऐसा लगे कि वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें अपने स्किल्स, अपने टैलेंट से, और ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट प्रोवाइड करके दे। तो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, जैसे मान लो सपोज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन में क्या आ गया, मान लो प्रोडक्शन की बात है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पूछा गया, टॉप लेवल ने पूछा कि आप कितने में कंफर्टेबल हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहता हम इतने यूनिट्स में कंफर्टेबल है प्रोडक्शन करने के लिए, दिस इज व्हाट एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इज। अब उससे क्या लगेगा कि यार अगर मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात मानी गई, कहीं ना कहीं कंसेंसस बनेगा, ऐसा नहीं कोई 100% बात मान ली जाएगी, अगर 100% बात मानेगी दैट मीन उनका आइडिया ब्रिलियंट है, अगर मान लो उसमें कुछ चेंजेस करने हो या क्लैरिटी करनी हो तो उसके हिसाब से देखा जा सकता है, एट द एंड ऑफ द डे दे विल फील मोटिवेटेड। Kamal is working as a gang box in the assembly unit of Nokia Limited, Nokia से Sokia, a laptop manufacturing company. He supervises the work of 10 trained workers who perform various activities related to assembly of laptops. One day when he was supervising the work of his workers, he told Ashok, a worker, that his work could be improved. उसका काम improve किया जा सकता है. Ashok interpreted comments that Kamal as his work was not good. मैंने एग्जांपल दिया था अभी, तो सिमेंटिक बैरियर आ गया, अनक्लैरिफाइड असम्पशन जो था हमारा पॉइंट था इसमें, तो उसको लगा कि मेरा काम बिल्कुल ही खराब है, बट एक्चुअल में वो कहना क्या चाहता था कि उसका काम इंप्रूव किया जा सकता है। कुणाल ज्वाइंड एज अ शॉप लेवल
manager in the production department of a textile company in the year 2005. Because of his good work, he became deputy production manager of the company in the year 2010. छोटे लेवल से बड़े लेवल तक जाना. He had status and prestige. Okay. Esteem, respected by all in the company. तो सोशल भी उसका पूरा हो गया. सोशल में कंपनी में क्या है, उसको रिस्पेक्ट मिले सभी से. स्टीम से क्या है, उसका स्टेटस हो, प्रेस्टीज हो. On 1st March 2019, he was promoted as general manager of the company. Kunal was very happy on his promotion as now he had become what he was capable of. ये जो एंड में जो हमारा मैस्लो का हायरार्की है, लास्ट पॉइंट है, दैट मीन वो जो बनना चाहता है वो बन गया. ओके. Kunal decided to motivate his subordinate after understanding the need hierarchy theory, which is based on various assumptions. He realized that people's behavior is based on their needs and manager can influence the behavior of these employees by satisfying their needs. हर बंदे की कोई ना कोई जरूरत होती है और मैनेजर हर बंदे की जरूरत को क्या कर सकता है, फुलफिल कर सकता है. Now, one of the assumption of need hierarchy theory is stated in the above paragraph. State the other three assumptions of this theory. Now, state the needs of Kunal which are being satisfied through promotion. Okay? तो क्या है? We'll see that. तो following are the assumptions of Maslow need. तो people's needs are in hierarchical order. Basic से शुरू होते हुए हायर तक जाती है. Now, अगर एक नीड सेटिस्फाई कर जाए तो बंदे को मोटिवेट नहीं करती, उसको अगली नीड के लिए जाना पड़ेगा. A person moves to next higher level of hierarchy only when the lower need is satisfied. जब बंदे की लोअर नीड सेटिस्फाइड हो जाएगी, मान लो सपोज बेसिक नीड सेटिस्फाइड होगी, उसके बाद फिर मूव करेगा आगे सेफ्टी नीड्स के लिए, सेफ्टी नीड के बाद मूव करेगा फर्दर सोशल नीड्स के लिए, देन उसके बाद जो उसकी स्टीम नीड्स हैं वो फुलफिल होंगी, एंड देन लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. ही विल रियलाइज कि मेरा जो मैं चाहता था वो हो गया. तो नीड फॉर कुणाल जो सेटिस्फाइड होगी प्रमोशन से, एक तो एस्टीम नीड, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा, ऑटोनॉमी स्टेटस बढ़ा, रिकॉग्निशन हुआ, एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन व्हिच रेफर्स टू ड्राइव टू बिकम व्हाट वन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग. जो बंदा चाहता था जो बने तो वो डेफिनेटली क्या होगा, उसका पूरा होगा. जैसे अगर आप MS धोनी मूवी में देखो तो जब उसके मदर कहते हैं MSD के कि मेरे को लगता है ये इतने में रुकने वाला नहीं है, दैट मीन्स उस पर्सन के दिमाग में था कि मेरे को हायर लेवल पे जाना है. समथिंग इनसाइड हिम वाज मोटिवेटिंग हिम ऑन रेगुलर बेसिस कि भाई मेरे को ना अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करना है. और ऐसे ही वो लोग होते हैं जो बहुत ही लोअर लेवल से उठ के ऊपर आते हैं. हमारे काफी सारे प्राइम एग्जांपल्स हैं इस तरह के जो काफी ही लो लेवल से ऊपर उठे हैं, और वो उनका विल पावर था, वो उनका मतलब एक्चुअली इंटरनल मोटिवेशन था जिससे वो इस लेवल तक पहुंचे अपने हार्ड वर्क से. दिस इज आवर आंसर. स्टेट एनी 3 मेजर्स टू इंप्रूव कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस. मैं बहुत ही क्रिकेट का एग्जांपल देता हूँ, मेरे को बहुत पसंद है क्रिकेट, बहुत एग्जांपल देता हूँ क्रिकेट की, होपफुली आप रिलेट कर पाओगे इस चीज से. मेजर्स टू इंप्रूव कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस. तो ये कम्युनिकेशन वाला पॉइंट हम पढ़ चुके हैं. तो पहला तो क्लैरिफाई होना चाहिए, आइडिया पता होना चाहिए कि क्या करना है हमने, कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, डेप्थ में एनालाइज करना चाहिए हमें जो भी आइडिया हमने कम्युनिकेट करना है. उसके बाद अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेवल ऑफ सबऑर्डिनेट. अब मैंने वर्कर वाला एग्जांपल दिया था, वर्कर छोटे स्केल पे है, आप उससे टेक्निकली बात करोगे तो वो क्या समझेगा. दूसरों से कंसल्ट करो, प्लान डेवलप करो, पार्टिसिपेट कराओ, तभी जाके कम्युनिकेट करो. देन उसके बाद लैंग्वेज टोन आपकी ढंग की होनी चाहिए, ऑफेंड ना करे, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे. मैनेजर शुड नो द इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ द पीपल विद whom द कम्युनिकेशन इज बीइंग डन. जिनके नीड्स हैं उसकी के बारे में पता होना चाहिए. द मैसेज शुड बी इंश्योर प्रॉपर फीडबैक, अल्टीमेटली फीडबैक मिलना चाहिए. वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन, फिर से रिपीट हो गया था. अगला क्वेश्चन वो सेम पॉइंट रिपीटेड है, नेक्स्ट मूव करते हैं. Hanson is CEO of Newcastle Enterprises, one of the world's most successful companies. His success stories have been documented. He chooses highly motivated and capable managers who can perform their tasks creatively and adequately without his help. He allows the group members to work on their own tasks and resolve issues themselves. Okay, he intervenes, but only when he needed to correct an unfavorable situation. He does not use power unless it is absolutely essential. He even allows
mistakes to happen for his people to learn from them. Now he supports them and supplies them the required information to complete the. तो कौन सा लीडरशिप स्टाइल है? लाइसेंस फेयर, फ्री रीम जिसको कहा जाता है. पावर तो रखनी नहीं, कूल बॉस. लाइसेंस फेयर को याद रखना, कूल बॉस है, ठंडे दिमाग वाला है हमारा बॉस बहुत. Now differentiate between formal communication and informal communication on the basis of meaning. Formal communication का मतलब है जो ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मली मूव करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू मूव करता है, जैसे इंटरकॉम वाला पॉइंट आ गया था, या टॉप टू बॉटम जा रहा है. इनफॉर्मल में कम्युनिकेशन जैसे मर्जी हो सकता है विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन. बॉस से सीधी मान लो पार्टी में गए, इनफॉर्मल पार्टी थी, वहां पे चले गए, तो जो बंदा जो नीचे था सबऑर्डिनेट था, डायरेक्टली बात कर ली, स्केलर चेन का कोई रूल नहीं है. तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी डिटेल में पॉइंट जो था एक्सप्लेन था. Shiv has recently joined an industrial unit manufacturing low-cost LED bulbs. He has 5 workers under him. He gives them instruction to ensure optimum utilization of resources and achievement of work targets. Okay, he provides good on-the-job training to the workers to build an efficient team. He also analyzes the work performed by them and gives feedback. The work performed by Shiv may be described as an important element of directing. Name the element, state 2 other functions which may be performed by Shiv. तो सुपरविजन की बात है, अभी तक पहले ही क्वेश्चन आया सुपरविजन का. तो सुपरविजन में क्या करता है, जो ऊपर हायर अथॉरिटी में होता है, सुपीरियर होता है, वो अपने वर्कर्स को सुपरवाइज करता है, गाइड करता रहता है, मतलब लुकिंग फ्रॉम द टॉप. ओके, उनको सुपरवाइज करना. बाकी अदर कुछ सुपरवाइजरी फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि डे टू डे कॉन्टेक्ट बना के रखना वर्कर के साथ, फ्रेंडली बिहेवियर रखना अपने वर्कर के साथ. वो वर्कर को लगेगा कि हाँ, इतना भी फ्रेंडली नहीं हो जाना कि वर्कर जो है वो ही भूल जाए, हद ही भूल जाए अपनी, उस हिसाब से. नाउ लिंक द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट बाय कन्वेइंग मैनेजमेंट आइडियाज टू द वर्कर्स एंड वर्कर्स प्रॉब्लम. मतलब एक किस्म से मिडल मैन का काम करना. अगर वर्कर को प्रॉब्लम है तो मैनेजमेंट तक लेके जानी, और अगर मैनेजमेंट ने कोई इन्फॉर्मेशन पास किया तो वर्कर तक पास ऑन करना. ग्रुप यूनिटी बना के रखना, बिकॉज लोअर लेवल पे ग्रुप यूनिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है. कोई भी मान लो इंटरनल डिफरेंसेस है उसको सही करना. टू ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ वर्कफोर्स के एफर्ट्स को बात देखना कि कौन बंदा सही काम कर रहा है, अगर नहीं काम कर रहा तो उसको सही करना. टू इंश्योर दैट क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन्ड एंड वेस्टेज मटेरियल इज मिनिमाइज. बहुत ही आसान सा है ये, कुछ 2 पूछे थे 5 कर दिए, कोई भी आप कर सकते हो. Chintamani is production manager of Global India Limited, manufacturing and exporting steel. During the year 2017-18, the company could not meet its production target. The chief executive officer of the company constituted a committee of experts to find out the reasons and give recommendations so that production targets could be met in the future. The company analyzed the production related records and found out that there were problems due to communication. तो communication barrier था. Global India Limited had rigid rules and would insist on communication through prescribed channel, which leads to delay. Organizational barriers. The company also had a number of managerial levels causing further delay and distorted communication. Delay वगैरह तो organizational barrier से होगी. Moreover, the production manager Chintaman was using a tone that quite often offended the sentiments of the workers. Okay. Now also Chintamani was and the worker did not believe in each other. तो distrust था, जो कि एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, बैरियर है. यहाँ पे हम लाइन लगा देते हैं. And also they could not understand each other's message in original sense. Identify and give the meaning of types of communication barrier discussed above. Quoting line from the above state to communication barrier under each type identified a name because of which Global India Limited could not meet its production target. तो सबसे पहले देखते हैं जो बताया मैंने, एक तो है जी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, दूसरा क्या है साइकोलॉजिकल बैरियर. अब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या बैरियर है, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को लेके होता है, अथॉरिटी रिलेशन होता है, रूल्स रेगुलेशन की वजह से होता है. एंड जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है वो होता है स्टेट ऑफ माइंड ऑफ बोथ सेंडर एंड द रिसीवर, कि उनकी साइकोलॉजी कैसी है. तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में ये केस स्टडी के पर्सपेक्टिव से पूछा गया, अपनी मर्जी से नेम लिख सकते हैं इसमें.
ओके पहला है रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो डिले होती है क्योंकि हमें प्रिस्क्राइब्ड चैनल्स को फॉलो करना है। ये देखो यहाँ पे केस स्टडी में ओके had rigid rules would insist communication through prescribed channels which would delay the company's okay and it also has a number of managerial levels causing further delay। तो ये हो गया आपका सेकंड, complexity in organization structure leads to delay distorted communication because जितने ज्यादा लेवल्स बढ़ते रहेंगे ना, मैनेजरियल लेवल बढ़ते रहेंगे, उतना ज्यादा कम्युनिकेशन डिस्टॉर्ट होता रहेगा। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया इसमें। So if examinee has given only the heading, half mark for each heading should be awarded। CBSE का ही पॉइंट है, अगर आप सिर्फ पॉइंट्स लिख देते हो तो आधा नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद साइकोलॉजिकल बैरियर्स कौन से, एक तो डिस्ट्रस्ट है और दूसरा लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। द कंपनी हैज आल्सो हैड अ नंबर ऑफ मैनेजरियल लेवल कॉजिंग फर्दर डिले एंड देन डिस्ट्रस्ट बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर, सुनना ही नहीं चाहते। So Chintamani and workers did not believe in each other and so could not understand each other's message। वो बंदा सोचेगा चिंतामणि तो पागल है, डांटता रहता है, क्या कहें इसका। चिंतामणि कहेगा सामने सुनने वाला पागल है। एक दूसरे में ट्रस्ट करोगे तो तभी तो कम्युनिकेशन पूरा होगा, बिना ट्रस्ट के कहां से कम्युनिकेशन पूरा कर लोगे। थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं, पेशेंस रखो क्योंकि सारे डिटेल में करा दिए। एक बार वीडियो देख लोगे तो काफी सारा आपका चैप्टर जो है पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। Sandhya is a successful manager of management enterprises. She has a team of 12 people working under her. She encourages them to set their own objectives and take decisions. She respects their opinion and support them so that they can perform their duties and accomplish organizational objective. To manage and exercise effective control, she uses force within the group. As an intelligent manager at times, she also makes use of positive aspect of informal communication. This way she is able to unify diverse interest and ensure the target। और डेमोक्रेटिक स्टाइल है ये, क्योंकि फोर्स यूज कर रही है, पावर यूज कर रही है, बट विद इन द ग्रुप कर रही है। लाइसेंस फेयर में तो बंदा कहता है कोई बात नहीं, गलती करो, गलती करने से सीखोगे, वो चीज है। ओके सो पहला डेमोक्रेटिक स्टाइल हो गया। नाउ स्टेट एनी टू पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस्ड अबव। तो पहली बात तो ये है, अगर इनफॉर्मली वो कम्युनिकेट कर रही है, कई बार इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी कर रही है, तो वो जल्दी पास ऑन होगी। एंड कई बार क्या होता है ना, जल्दी से जल्दी जो इन्फॉर्मेशन हो जाए मैनेजर्स के लिए यूजफुल हो जाता है। एंड सेकेंडली इट इज यूज्ड बाय मैनेजर टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन एज टू नो रिएक्शन ऑफ हिज और हर सबऑर्डिनेट। तो मैनेजर कई बार इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है तो अपने सबऑर्डिनेट्स के रिएक्शंस को देखने के लिए। दिस इज द आंसर। Give the meaning of motivation as an element of directing। मोटिवेशन का क्या मतलब है, स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्ट। लोगों को कहो भाई काम करे, तो लायन है तो रोर कर। रोर कैसे करेगा, मोटिवेट करो उसको, अपने अंदर की शक्तियों को पहचान, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर, तेरे में बहुत शक्ति है। ओके तो ये है मोटिवेशन। एक्सप्लेन ब्रीफली एनी थ्री फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का क्या काम होता है। तो सुपरवाइज डे टू डे कॉन्टेक्ट करता है वर्कर से, रोज जाके सुपरवाइजर की शक्ल देखनी है वर्कर ने सुपरवाइजर की शक्ल देखनी है, सुपरवाइजर ने वर्कर की शक्ल देखनी है, तो डे टू डे कॉन्टेक्ट होता है। वर्कर की जो भी बात है वो मैनेजमेंट तक पहुंचानी, या मैनेजमेंट की कोई बात है वो वर्कर तक पहुंचानी सुपरवाइजर का काम है। उसके बाद हेल्प्स इन मेंटेनिंग ग्रुप यूनिटी, एक ग्रुप की यूनिटी को मेंटेन करने के लिए जो है काम करता है। एंश्योर्स परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, जो काम दिया गया है उसको कंप्लीटली परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा तो वहां पे कंट्रोल किया जाएगा। प्रोवाइड्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग, कई बार नए वर्कर्स हैं या फिर नई टेक्निक्स आई होती हैं, जॉब्स में ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी। बिल्ड्स हाई मोरल अमंग्स द वर्कर को मोटिवेट करके रखना। लीडर का असली काम यही है ना, बंदे को कभी भी झुकने नहीं देना, उठ भाई बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके बाद फीडबैक देना कि तेरा काम अच्छा था, डेफिनेटली तेरे को बेनिफिट मिलेगा, इसमें कमी थी इसको सही करो। These are the few functions performed by supervisor। कोई 3 थे, 7 लिख दिए। Umang Gupta is the MD of Denver Limited। The company had established a good name for itself and had been doing well. It was known for timely completion of orders. The production manager Ms. Kanta was efficiently handling the processing of orders and had a team of 14 motivated employees working under her.
Everything was going on well. Unfortunately, she met with an accident. Miss Kanta met with an accident. Umang knew that in the absence of Miss Kanta, the company may not be able to meet the deadlines. Okay. She also knew that not meeting the deadlines may lead to customer dissatisfaction with the risk of loss of business and goodwill. So he had meeting with his employees in which accurate and speedy processing of orders was planned. Everybody agreed to work as team because the behavior of Umang Gupta was positive towards the employees of the organization. Hence, everyone put in extra time and efforts, and the targets were met on time. Not only this, Umang visited Ms. Kanta and advised her to take sufficient rest, identify the leadership style. तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है मिस्टर उमंग का, और जो वैल्यूज हाईलाइट की गई हैं उमंग गुप्ता के बिहेवियर में वो है टीम वर्क और टीम स्पिरिट. बिकॉज अगर मिस कांता का एक्सीडेंट हुआ तो उसने अपनी टीम को बुलाया, टीम को इकट्ठा किया और उनको कहा कि हमें ऑर्डर किसी ना किसी तरीके से पूरा करना है. एंड गुड बिहेवियर इन ह्यूमन इंटरेक्शन. मिस कांता के घर गए, उनको कहा कि आप सफिशिएंट रेस्ट लो, तो वो एक गुड बिहेवियर को शो करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 3 पर्सनल बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. तो पहला है फियर ऑफ लूजिंग अथॉरिटी. कई बार ना कई सुपीरियर्स जो है वो कम्युनिकेट नहीं करते, उनको लगता है कि यार मेरी अथॉरिटी चली जाएगी, मेरे से मेरी पावर निकल छूट जाएगी, इस वजह से. दूसरा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन ए सबऑर्डिनेट. सुपीरियर को लगता है यार मेरा सबऑर्डिनेट किसी काम का नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला, इस करके छोड़ो, क्या है कहना है इसको. अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट. कई बार जानबूझ के कम्युनिकेट नहीं करते, सामने वाले बंदे पे भरोसा नहीं है. लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव. अगर मान लो सपोज कम्युनिकेट कर भी दिया, कोई इंफॉर्मेशन है, तो जो सेंडर है उसको लगेगा कि यार मेरे को कौन सा इसका कोई बेनिफिट मिलना है, तो इस वजह से भी बैरियर आ जाते हैं. दीज आर द काइंड ऑफ पर्सनल बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. Alpha Limited was dealing in renewable energy. To get the business, the team leader and his team used to travel to different states to give presentation to their clients. As per the policy of the company, the leader used to travel by air, whereas his team traveled by road train. It was not only time consuming but also at times forced female team members to travel alone. As a result, the subordinates were not acting in desired manner to achieve organizational goal. Definitely उनको लगेगा कि यार लीडर जो है वो बाय एयर फ्लाई कर रहा है और हमें बाय रोड और ट्रेन के थ्रू भेज रहा है. The CEO came to know about it. He called the team leader, discussed the matter with him and decided to change the travel policy of the company. It was decided that all the members including the leaders would travel together in future and would usefully utilize the traveling time in discussing with the subordinate about presentation to be given to the clients. This made a positive impact and every member of the team started acting in a manner as desired by the team leader. The motivation है, now state the element of function of management used by the CEO. तो कौन सा एलिमेंट है फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट का? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्टिंग है, उसका कौन सा एलिमेंट है? मोटिवेशन है. तो मोटिवेशन क्या है? इंटरनल फीलिंग है, गोल डायरेक्टेड है, पॉजिटिव, कॉम्प्लेक्स. वी हैव डिस्कस्ड दीस थिंग्स. Arun is working in a multinational company in Gurgaon. He was running temperature for the last many days. When his blood was tested, he was found positive for dengue with a very low platelet counts. Therefore, he was admitted in the hospital and a blood transfusion was advised by doctor. One of his colleagues sent a text message about it to his immediate superior, Mr. Narayan. Mr. Narayan in turn sent message to the employees of the organization requesting them to donate blood for Arun. Informal communication किया गया है. When the general manager came to know about it, he ordered for fumigation in the company premises and cleanliness of the surroundings. Fogging करनी है. तो from the above para quote lines that indicate formal and informal communication. Now formal communication, जब general manager ने came to know, he ordered for fumigation in the company premises and cleanliness of the surroundings. तो ये तो पहला हो गया फॉर्मल. फॉर्मली उसने मैसेज दे दिया. इनफॉर्मल में क्या हुआ? वन ऑफ हिज कलीग सेंट अ टेक्स्ट मैसेज अबाउट इट टू द इमीडिएट सुपीरियर, और जो मिस्टर नारायण थे उन्होंने मैसेज भेज दिया एम्प्लॉइज को कि भाई उसको डोनेट करो ब्लड अगर है तो. ये तो हो गया पहला. नाउ स्टेट एनी 2 फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये दूसरा क्वेश्चन है. एंड आइडेंटिफाई एनी 2 वैल्यूज. तो 2 फीचर्स क्या है?
फॉर्मल लाइंस के बिना ही क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, सोशल नीड्स एम्प्लॉयज की पूरी हो सकती हैं, और ये रैपिडली जो है स्प्रेड किया जा सकता है। और भी अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है तो आप कोई भी लिख सकते हो। वैल्यूज बीइंग कम्युनिकेटेड टू द सोसाइटी यार, तो कौन सी वैल्यूज है, जब जैसे ही जो स्टेप था लिया गया, दैट वाज फ्यूमिगेशन इन द कंपनी, ताकि और किसी भी बंदे को ना डेंगू ना हो जाए, तो गंदगी में मच्छर आएगा। तो कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट, क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, कंसर्न फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड सेंसिटिविटी टुवर्ड्स हेल्थ। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले पॉइंट्स है। ओके, सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन फाइनली। बहुत लंबा वीडियो है गेस गया ये। तो स्मिता हैड बीन वर्किंग, क्योंकि ये चैप्टर ही सच में बहुत लंबा चैप्टर है, तो काफी सारे एस्पेक्ट्स है, एंड आई थिंक कि हमने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे उसके हेल्प से सारे के सारे एस्पेक्ट्स जो वो कवर कर लिए हैं। With Johnson Enterprises for the last 10 years, she was very popular amongst her colleagues because of her commitment and dedication towards the work. When the manager senior to her retired, all her colleagues thought that now Smita would be promoted. But to everyone's surprise, the vacant post was filled by an outsider, Mrs. Rita. Smita felt demoralized and her performance started declining. हो ही जाता है यार, बंदे का यार इतना बंदा मेहनत करे और उसको उसका बेनिफिट ना मिले, recognition na mile. She would abstain herself often and could not meet her target. Mrs. Rita was a good leader who would not only instruct her subordinates but would also guide and inspire them. She noticed Smita's behavior and felt that her performance could be improved. She started involving Smita in decision making issues related to the organization and made her a part of high level joint management committee. स्मिता वॉज नाउ पंक्चुअल इन द ऑफिस एंड परफॉर्मेंस स्टार्टेड इंप्रूविंग। तो पहला जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन सा है, तो वो है डायरेक्टिंग। एंड नेम द एलिमेंट, तो कौन सा एलिमेंट है, तो स्मिता को क्या किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है। मोटिवेशन कैसे, देखो उसको रिकॉग्निशन दे दिया ना कि हाई लेवल ज्वाइंट मैनेजमेंट कमेटी में आगे पार्टिसिपेट कर, पैसा नहीं दिया, नॉन मॉनेटरी जो इंसेंटिव था वो प्रोवाइड कर दिया। तो विद दिस वीडियो कम्स टू एन एंड। होपफुली आपको समझ लग गया हो, जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे काफी सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। तो वीडियो देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड टिल देन स्टे ब्लेस्ड ऑल।